नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर की ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, कल हमने 1 से लेकर 10 तक जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का, उसके 1 से 10 तक प्रश्न किए थे। तो ये उसी का अध्याय दूसरा, उसी का पार्ट दूसरा है और शुरुआत करते हैं इसमें। अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। देर न करते हुए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, वियना कांग्रेस के दौरान फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेलेरान, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी कावूर और ऑप्शन डी गैरिबाल्डी। दोस्तों, इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए टेलेरान, क्योंकि जो नेपोलियन था उसको युद्ध में हराकर उसको एक द्वीप पर भेज दिया गया था, जहाँ पर उसकी आगे चल के वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और उस समय फ्रांस का जो नेतृत्व था वियना कांग्रेस में, वहाँ पर टेलेरैंड ने इसका नेतृत्व, इसका प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस ने किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली का समर्थन किया था? तो वियना संधि में तो आपके ऑप्शन है इसमें लोकतंत्र, राजतंत्र, साम्यवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद तो काफी बाद में आया। साम्यवाद, साम्यवाद रूस में इसका जन्म हुआ था। लोकतंत्र, लोकतंत्र नेपोलियन ने स्थापित किया था, लेकिन जब वियना कांग्रेस हुई तो उसमें जो राजतंत्र थे उन पुराने उन्हें पुनः बहाल किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राजतंत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वियना कांग्रेस के परिणाम स्वरूप कौन सा देश सबसे अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस पर कौन सी राजवंश सत्ता में आई? नेपोलियन की हार के बाद जो फ्रांस या यूरोप में जो पहले के राजवंश थे उन्हीं को ही बहाल किया गया था। तो नेपोलियन से पहले वहाँ पर बूर्बो राजवंश था, तो उसी को जो है बहाल किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बोर्बन राजवंश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोप राष्ट्रवाद का शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय अस्मिता, लोकतंत्र, राजनीतिक शक्ति। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय अस्मिता। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार को जन्म दिया? ऑप्शन ए साम्यवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1789, 1800, 1815, 1848। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने किन अधिकारों को महत्व दिया? आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ऑप्शन बी शक्ति, धन, शासन, ऑप्शन सी साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, ऑप्शन डी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ देखा गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यूरोप। अगला प्रश्न है, नेपोलियनिक युद्धों के बाद यूरोप में कौन सी भावना मजबूत हुई? ऑप्शन ए क्षेत्रीयता, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी उपनिवेशवाद, ऑप्शन डी साम्यवाद। दोस्तों, नेपोलियनिक युद्धों के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद
प्रबल हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जर्मनी और इटली के एकीकरण में कौन सी विचारधारा प्रमुख थी? ऑप्शन ए साम्यवाद, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी पूंजीवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1880। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1870 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है मेटरनिक, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी गेरिबाल्डी। तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व ऑटोवान बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1890। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1871। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? इटली के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गेरिबाल्डी, ऑप्शन बी केवूर, ऑप्शन सी मेजनी, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी को इटली की तलवार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के लिए गेरिबाल्डी ने कौन सी सेना बनाई थी? ऑप्शन ए रेड आर्मी, ऑप्शन बी रेड शर्ट्स, ऑप्शन सी ग्रीन शर्ट्स, ऑप्शन डी ब्लू शर्ट्स। दोस्तों इटली के एकीकरण के लिए गेरिबाल्डी ने रेड शर्ट्स सेना बनाई थी। अगला प्रश्न है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गेरिबाल्डी, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी केवूर, ऑप्शन डी नेपोलियन। तो यंग इटली संगठन की स्थापना जुसेप्पे मेजनी ने की थी। अगला प्रश्न है, यंग इटली संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन बी इटली का एकीकरण, ऑप्शन सी उपनिवेशों का विस्तार, ऑप्शन डी राजतंत्र को बढ़ावा देना। इसका सही ऑप्शन है इटली का एकीकरण। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फेडरलाइजेशन, ऑप्शन बी नेशनलाइजेशन, ऑप्शन सी जर्मनी यूनिफिकेशन, ऑप्शन डी प्रुसियनाइजेशन। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यूनिफिकेशन मतलब एकीकृत करना, और जर्मनी का एकीकरण है तो इसको नाम दिया जाएगा जर्मन यूनिफिकेशन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए प्रुसिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है प्रुसिया। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क किस देश के चांसलर थे? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी प्रुसिया। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रुसिया। ऑटोवान बिस्मार्क जो थे प्रुसिया के चांसलर थे। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन ए ब्लड एंड आयरन, ऑप्शन बी शांति और वार्ता, ऑप्शन सी लोकतंत्र और समानता, ऑप्शन डी साम्राज्यवाद और विस्तारवाद। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण मुख्य रूप से किसके खिलाफ संघर्ष के माध्यम से हुआ? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया।
अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में केवूर का योगदान क्या था? जो केवूर था वो सार्डिनिया पीडमांट का मंत्री था। वो एक विशेष कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन दे रखे हैं, सैन्य नेतृत्व, बी कूटनीतिक नेतृत्व, सी राजनीतिक नेतृत्व, डी आर्थिक सुधार। तो कावूर जो था, केवूर जिसे कहते हैं, वो सार्डिनिया पीडमांट का एक मंत्री था और वो कूटनीतिज्ञ था। तो उसने क्या किया था? कूटनीतिक नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर का सबसे पहला बड़ा परिणाम क्या था? ऑप्शन ए जर्मनी का एकीकरण, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद का अंत। जो 1789 में यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पहला मामला आया वो फ्रांस में आया था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तभी लोगों ने अपनी सांस्कृतिक भावना जागृत की और फ्रांस की क्रांति उसी का ही परिणाम थी। तो सबसे बड़ा परिणाम ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन से विचार पूरे यूरोप में फैलने लगे? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन सी उपनिवेशवाद, ऑप्शन डी साम्यवाद। फ्रांसीसी क्रांति के बाद देखा, फ्रांसीसी लोगों को जो था उन्होंने अधिकार ग्रहण किए, उनको अधिकार दिए गए और उनको स्वतंत्रता दी गई। तो बाकी भी देश के जो लोग थे उन्होंने भी स्वतंत्रता पाने के लिए अपने यहाँ भी क्रांतियाँ स्थापित शुरू कर दी और इसी यही विचार जो है पूरे यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फैला। तो ऑप्शन बी है राइट ऑप्शन, स्वतंत्रता और समानता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के प्रभाव से कौन से नए देश बने? ऑप्शन ए इटली और जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस और रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्पेन और पुर्तगाल। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जब यूरोप में राष्ट्रवाद फैला तो इसी राष्ट्रवाद के प्रभाव के स्वरूप इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ और दो नए देश बने। तो ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन, इटली और जर्मनी। अगला प्रश्न है, 1848 की क्रांति किस विचारधारा से प्रेरित थी? ऑप्शन ए राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी पूंजीवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन, राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है, 1848 की क्रांतियों को कौन सा नाम दिया गया? ऑप्शन ए यूरोपीय क्रांति, ऑप्शन बी वसंत राष्ट्रों का, ऑप्शन सी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वसंत राष्ट्रों का। अगला प्रश्न, नेपोलियन की हार के बाद कौन सा साम्राज्य सबसे बड़ा बन गया? ऑप्शन ए प्रुसिया, ऑप्शन बी ब्रिटिश साम्राज्य, ऑप्शन सी ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ऑप्शन डी फ्रांसीसी साम्राज्य। तो जब फ्रांस नेपोलियन की हार हुई तो उसकी जो कॉलोनी थी उस पर से भी फ्रांस की जो पकड़ थी वो छूटने लगी। जो उसके उपनिवेशित देश थे वो भी छोड़ने लगे और उन पर ब्रिटिशों का कब्जा होने लगा। तो यही कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है उस समय सबसे बड़ा बन गया। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का प्रभाव किन लोगों पर पड़ा? ऑप्शन ए किसान और मजदूर, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी उच्च वर्ग, ऑप्शन डी सभी वर्ग। 19वीं सदी में जब राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा तो इससे कोई भी वर्ग जो है अछूता नहीं रहा, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो किसान और मजदूर वर्ग हो, इन सभी पर उसका प्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, सभी वर्गों पर राष्ट्रवाद का प्रभाव 19वीं सदी में पड़ा था। प्रश्न नंबर 48 है, इटली की एकीकरण में कौन सा राज्य सबसे प्रमुख था? ऑप्शन ए नेपलस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सार्डिनिया पिएडमॉन्ट, ऑप्शन डी वेनिस। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो सार्डिनिया पिएडमॉन्ट ने निभाई थी इटली के एकीकरण में। वहाँ का जो मंत्री कावूर था वो उसने बहुत
कूटनीतिज्ञ सहायता की थी, जिससे इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ऑटोमन साम्राज्य को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑटोमन साम्राज्य जो था, जिसे आज तुर्की कहते हैं, उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नंबर ए, एशिया का शेर। नंबर बी, यूरोप का बीमार आदमी। ऑप्शन सी, पूरब का प्रहरी। ऑप्शन डी, पश्चिम का योद्धा। इसका सही ऑप्शन है यूरोप का बीमार आदमी। ऑप्शन बी जा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के कारण किन साम्राज्यों का विघटन हुआ? ऑप्शन है ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्य का। ऑप्शन बी, ऑटोमन और हंगेरियन ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का। ऑप्शन सी, जर्मन और इटालियन। ऑप्शन डी, अमेरिकी और रूसी। ऑटोमन साम्राज्य था, उसको ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया उस पर, उसको अपना उपनिवेश बना दिया। तो इस साम्राज्य का विघटन हो गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ भी ऐसा हुआ। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में किन विचारधाराओं के बीच संघर्ष हुआ? जब नेपोलियन का पतन हुआ तो पुराने जो राजतंत्र थे उनको फिर से बहाल किया गया। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उदारवाद और रूढ़िवाद। ऑप्शन बी, साम्यवाद और पूंजीवाद। ऑप्शन सी, राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद। ऑप्शन डी, समाजवाद और साम्यवाद। तो उदारवाद का ही परिणाम था राष्ट्रवाद। और दूसरा है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद मतलब पुरानी व्यवस्थाओं को ही पुरानी तरीके से ही चलने देना, इसको कहते हैं रूढ़िवाद, और उसी का समर्थन करना। और उदारवाद मतलब नए विचारों को शामिल करना। तो जब नेपोलियन का पतन हुआ तो इन्हीं दो विचारों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उदारवाद और रूढ़िवाद। तो अगला प्रश्न है, 1830 की फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सत्ता में आया? नंबर ए, लुई नेपोलियन। नंबर बी, ऑप्शन बी, लुई फिलिप। ऑप्शन सी, बोर्बन राजवंश। ऑप्शन डी, नेपोलियन तृतीय। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस की गद्दी पर बैठते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 1830 और 1848 की क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, राजतंत्र की पुनर्स्थापना। ऑप्शन बी, लोकतंत्र की और राष्ट्रीयता का प्रसार। ऑप्शन सी, उपनिवेशों का विस्तार। ऑप्शन डी, व्यापार और औद्योगिक सुधार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता का प्रसार। प्रश्न नंबर 54 है, स्लोफिल आंदोलन किससे संबंधित थे? आपके ऑप्शन है स्लाविक सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना, यूरोपीय एकीकरण, उपनिवेशवाद का समर्थन, या फिर साम्यवाद का प्रसार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्लाविक सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हंगरी में 1848 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए, लुई कोसुत। ऑप्शन बी, गैरीबाल्डी। ऑप्शन सी, बिस्मार्क। ऑप्शन डी, मेटरनिक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लुई कोसुत। अगला प्रश्न है, नेपोलियन तृतीय किस देश का शासक था, या फिर किस देश के शासक थे? ऑप्शन ए, फ्रांस। ऑप्शन बी, जर्मनी। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन डी, इटली। तो नेपोलियन जो थे वो फ्रांस के शासक थे। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? ऑप्शन ए, डेनमार्क युद्ध। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध। ऑप्शन सी, फ्रेंको प्रशियन युद्ध। ऑप्शन डी, क्रिमियन युद्ध। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। फ्रेंको प्रुसियन युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। प्रश्न नंबर 58 है, फ्रेंको प्रुसियन युद्ध कब लड़ा गया?
ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1880। तो इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण, और वहीं पर इसी युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो 1870 के आसपास ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की हार के बाद किस विचार को बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन ए पितृसत्ता, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी साम्राज्यवाद, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद। तो ऑप्शन बी जा राइट ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है, 1848 की क्रांतियों का असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए नेतृत्व की कमी, ऑप्शन बी राजशाही का विरोध, ऑप्शन डी सी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, ऑप्शन डी यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, प्रुसिया ने किस नीति का उपयोग जर्मनी के छोटे राज्यों को एकजुट करने में किया? ऑप्शन ए कूटनीतिक और युद्ध, ऑप्शन बी व्यापार और शिक्षा, ऑप्शन सी औद्योगिक सुधार, ऑप्शन डी सामाजिक सुधार। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, कूटनीति और युद्ध के थ्रू जो है सभी राज्यों को, जो छोटे छोटे राज्य थे उनको एकीकृत किया गया था। प्रश्न नंबर 62 है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस संस्था का सहारा लिया था? ऑप्शन ए प्रुसियन संसद, ऑप्शन बी जोलोवेरिन, ऑप्शन सी वियना कांग्रेस, ऑप्शन डी फ्रैंको प्रुसियन संधि। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, जोलवेरिन। अगला प्रश्न है, जोलवेरिन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए व्यापारिक एकता, ऑप्शन बी सैन्य एकता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक एकता, और ऑप्शन डी राजनीतिक एकता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यापारिक एकता। प्रश्न नंबर 64 है, इटली के एकीकरण के दौरान कौन सा राज्य सबसे अंतिम रूप से जोड़ा गया? प्रश्न नंबर ए वेनिस, प्रश्न नंबर बी रोम, प्रश्न नंबर सी नेपलस, ऑप्शन नंबर डी ट्यूरियन। तो सबसे बाद में जो है इटली के एकीकरण में रोम को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में किसने धार्मिक संगठनों के प्रभाव को कम किया? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी केवूर, ऑप्शन डी सी गेरिबाल्डी, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो ऑप्शन वी इज राइट आंसर केवूर। 66 नंबर प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रमुख उदाहरण है? ऑप्शन ए वियना कांग्रेस, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी ऑस्ट्रो हंगेरियन संघ, ऑप्शन डी इटली का एकीकरण। तो वियना कांग्रेस थी वो, उन्होंने राजतंत्रों को पुनः स्थापित किया था। तो ये वियना कांग्रेस जो था वो राष्ट्रवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। अगला प्रश्न है, कौन सा साम्राज्य 19वीं सदी में मुख्य रूप से राष्ट्रवाद का विरोध करता था? ऑप्शन ए ब्रिटिश साम्राज्य, ऑप्शन बी ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ऑप्शन सी फ्रांसीसी साम्राज्य, ऑप्शन डी जर्मन साम्राज्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन वी ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। प्रश्न नंबर 68 है, राष्ट्रवाद ने 19वीं सदी में सबसे अधिक किसे प्रभावित किया? ऑप्शन ए शासक वर्ग, ऑप्शन बी आम नागरिक और मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन डी सैन्य वर्ग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आम नागरिक और सामान्य वर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में किस क्षेत्र ने राष्ट्रवाद को सबसे अधिक बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए शिक्षा और साहित्य, ऑप्शन बी सेना और युद्ध, ऑप्शन सी व्यापार और उद्योग, ऑप्शन डी धर्म और संस्कृति। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा और साहित्य। अगला प्रश्न है, नए राष्ट्रों के गठन में किस वर्ग ने प्रमुख भूमिका निभाई? ए किसान वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी व्यापारी वर्ग, डी मजदूर वर्ग। सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो मध्यम वर्ग ने निभाई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में किस क्षेत्र ने राष्ट्रवाद को सबसे अधिक बढ़ावा दिया? शिक्षा और साहित्य, सेना और युद्ध, व्यापार और उद्योग को,
धर्म और संस्कृति को। तो 19वीं सदी में जो था, शिक्षा और साहित्य ने राष्ट्रवाद को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। नए राष्ट्रों के गठन में किस वर्ग ने प्रमुख भूमिका निभाई? किसान वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग। तो ऑप्शन बी जा राइट आंसर, मध्यम वर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद ने किन सामाजिक बदलाव को प्रेरित किया? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष का अंत, ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक सुधार, ऑप्शन सी धार्मिक असहमति, ऑप्शन डी साम्राज्यवाद का विस्तार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक सुधार। प्रश्न नंबर 74 जो है, कौन सा राष्ट्रवादी संगीत या फिर गीत फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक बन गया? ऑप्शन ए ला मार्सेलाइस, ऑप्शन बी गॉड सेव द क्वीन, ऑप्शन सी ओड टू जॉय, ऑप्शन डी जर्मन नेशनल हाइमन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ला मार्सेलाइस इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद किस राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने का कारण बना? ऑप्शन ए सामंती व्यवस्था, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी साम्यवाद, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ था राष्ट्रवाद के थ्रू। प्रश्न नंबर है, राष्ट्रवाद ने यूरोप में किन राजनीतिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए लोकतंत्र और राष्ट्रराज, ऑप्शन बी राजतंत्र और साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी साम्यवाद और समाजवाद, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद और पूंजीवाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकतंत्र और राष्ट्रराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में यूरोप के किस वर्ग ने राष्ट्रवाद का सबसे अधिक समर्थन किया? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी व्यापारी और श्रमिक वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी धर्मगुरु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मध्यम वर्ग, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकतंत्र से इसी राष्ट्रवाद से इसी को जो है फायदा मिला था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद ने किन क्षेत्रों में सबसे अधिक सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी धर्म और परंपरा, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी व्यापार और उद्योग। इसका सही ऑप्शन है भाषा और साहित्य, ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जर्मनी में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किसने लोकगीत और लोक कथाओं को संग्रहित किया? ऑप्शन है ग्रीम ब्रदर्स, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी वगनर, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रीम ब्रदर्स। अगला प्रश्न है, किसने फ्रांस की राष्ट्रीय पहचान को उभारने के लिए चित्रकला का उपयोग किया? ऑप्शन ए जैक्स लुई डेविड, ऑप्शन बी वान गॉग, ऑप्शन सी माने, ऑप्शन डी रेम्ब्रा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जैक्स लुई डेविड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी आंदोलनों में किस प्रकार के साहित्य का योगदान रहा है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन बी विज्ञान कथा, ऑप्शन सी धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन डी व्यापारिक पत्रिकाएं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऐतिहासिक उपन्यास। अगला प्रश्न है, इटली के राष्ट्रवादी आंदोलनों में किस गीत को लोकप्रियता मिली? ऑप्शन ए विवा इटालिया, ऑप्शन बी रेड शर्ट्स गीत, ऑप्शन सी ला मार्सेलाइस, ऑप्शन डी पेट्रियोटिक सॉन्ग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विवा इटालिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीकों का महत्व राष्ट्रवाद में क्यों था? ऑप्शन ए राष्ट्र एकता और पहचान के प्रतीक, ऑप्शन बी सैन्य विजय के प्रतीक, ऑप्शन सी व्यापार और उद्योग के प्रतीक, ऑप्शन डी धर्म और सांस्कृतिक के प्रतीक। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एकता और पहचान के प्रतीक। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्रवाद के प्रसार में किस संगीतकार का योगदान था? ऑप्शन ए वगनर, ऑप्शन बी बाख, ऑप्शन सी बीथोवेन, ऑप्शन डी मोजार्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वगनर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रभाव किन कलाओं पर पड़ा?
ऑप्शन ए चित्रकला, संगीत और वास्तुकला। ऑप्शन बी औद्योगिक डिजाइन और यांत्रिकी। ऑप्शन सी व्यापारिक कला और मुद्रण। ऑप्शन डी पारंपरिक शिल्पकला। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चित्रकला, संगीत और वास्तुकला। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रीजियन कैंप किसका प्रतीक था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता। ऑप्शन बी शक्ति। ऑप्शन सी शांति। ऑप्शन डी राजतंत्र। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीकों के निर्माण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना। ऑप्शन बी आर्थिक विकास। ऑप्शन सी सामरिक विजय। ऑप्शन डी सांस्कृतिक विविधता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद ने किस आंदोलन को प्रेरित किया? ऑप्शन ए उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। ऑप्शन बी धार्मिक पुनर्जागरण। ऑप्शन सी समाजवादी क्रांति। ऑप्शन डी व्यापारिक क्रांति। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत राष्ट्रवाद का आधार बना? ऑप्शन ए जनता की संप्रभुता। ऑप्शन बी साम्राज्य विस्तार। ऑप्शन सी धार्मिक एकता। ऑप्शन डी सैन्य शक्ति। इसका सही ऑप्शन है जनता की संप्रभुता। अगला प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? ऑप्शन ए नए राष्ट्रों का निर्माण। ऑप्शन बी साम्राज्यों का विस्तार। ऑप्शन सी व्यापार में समृद्धि। ऑप्शन डी विज्ञान और विकास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नए राष्ट्रों का निर्माण। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद ने विश्व राजनीति को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन ए नए राष्ट्रों के उदय से। ऑप्शन बी राजतंत्र को मजबूत करके। ऑप्शन सी साम्राज्यवाद को बढ़ावा देकर। ऑप्शन डी धर्म को प्राथमिकता देकर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नए राष्ट्रों के उदय से। अगला प्रश्न है किसने कहा था राष्ट्रवाद आधुनिकता का प्रतीक है? ऑप्शन ए एरिक हॉब्सबॉम। ऑप्शन बी मैक्स वेबर। ऑप्शन सी बिस्मार्क। ऑप्शन डी गैरिबाल्डी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एरिक हॉब्सबॉम। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद का विरोध करने वाला प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? नंबर ए साम्यवाद। ऑप्शन बी उपनिवेशवाद। ऑप्शन सी समाजवाद। ऑप्शन डी रूढ़िवाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रूढ़िवाद। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में राष्ट्रवाद किस प्रकार के शासन का समर्थन करता है? नंबर ए ऑप्शन ए लोकतंत्र और गणराज्य। ऑप्शन बी समाजवाद साम्राज्यवाद और राजतंत्र। ऑप्शन सी सैन्य शासन। ऑप्शन डी धार्मिक शासन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकतंत्र और गणराज्य। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद ने किन संघर्षों को जन्म दिया? ऑप्शन ए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन सी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन डी धार्मिक युद्ध। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है अधिनायकवाद राष्ट्रवाद का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए नाजी जर्मनी। ऑप्शन बी ब्रिटिश साम्राज्य। ऑप्शन सी ऑटोमन साम्राज्य। ऑप्शन डी वियना कांग्रेस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नाजी जर्मनी। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पहचान को संरक्षित करना या उपनिवेशों का विस्तार या फिर धार्मिक समानता या फिर व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रीय पहचान को संरक्षित करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा ने किस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए क्षेत्रीय राजनीति। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजनीति। ऑप्शन डी सामरिक राजनीति। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजनीति। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद के प्रभाव से किस क्षेत्र में बदलाव आया? ऑप्शन ए राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी धार्मिक धर्म और शिक्षा। ऑप्शन सी व्यापार और संस्कृति। ऑप्शन डी कृषि और उद्योग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था। ये लास्ट प्रश्न 100वां प्रश्न है यह 20वीं सदी में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा योगदान क्या था? ऑप्शन ए उपनिवेशवाद का अंत। ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वृद्धि। ऑप्शन सी व्यापार और उद्योग में सुधार। ऑप्शन डी साम्राज्यवाद का विस्तार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उपनिवेशवाद का अंत। दोस्तों धन्यवाद।
अब ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला जो चैप्टर आने वाला है उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसी प्रकार से उसमें के भी जो है 100 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के लेवल से 2024-25 में, उनको अगली वीडियो में कराया जाएगा। धन्यवाद।